हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व। ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड होने वाले हैं हमारे टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने दो लॉस पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही लॉस के ऊपर करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व। इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है ना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस सेशन का टारगेट सेट हो गया है कि इस सेशन में हमें करने होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व। तो भाई जब सेशन का टारगेट सेट हो गया है तो फिर हम देरी क्यों करें, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भाई, व्हेन 4.2 grams of sodium hydrogen carbonate is added to a solution of hydrochloric acid HCl weighing 10.0 grams, it is observed that 2.2 grams of carbon dioxide is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12.0 grams. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. बेसिकली यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है, काफी लंबी सी रिएक्शन दी गई है। रिएक्शन क्या है भाई, सबसे पहले तो हमने एक कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कितनी क्वांटिटी ली गई है इस कंपाउंड की, तो 4.2 ग्राम्स ली गई है। इसको किसके साथ मिलाया है भाई, तो एक एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी ली गई है, 10 ग्राम ली है। यानी कि 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपने 4.2 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया है। मिलाया मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन हुई तो इस केमिकल रिएक्शन से हुआ क्या, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकली और कुछ हम बोलते हैं कि रेसिड्यू बच गया। ये जो रेसिड्यू बचा इसका मास कितना आएगा भाई, 12 ग्राम होगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ है। भाई एंटोइन लेवोसिए के माने अगर हम, तो उन्होंने बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है ना मास को हम बना सकते हैं। रिएक्टेंट्स के मासेस का सम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट्स के मासेस का सम। यानी कि जो मास आपने रिएक्शन के पहले लिया होगा ना, वही मास आपको रिएक्शन के बाद भी मिलेगा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ना जरा भी मास डिलीट हो पाएगा, ना ही हम बोलते हैं कि न्यू मास ऐड हो पाएगा। तो ये जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाला एंटोइन लेवोसिए ने, क्या ये लॉ ये पर्टिकुलर रिएक्शन फॉलो कर रही है, तो हमें ये जस्टिफाई करना है। कैसे जस्टिफाई करेंगे भाई, जो हमारा लॉ था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बोलता क्या है, देखो ये बोलता है इस तरीके का, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब क्या करते हैं अपन, रिएक्टेंट्स का मास तो हमको दिया गया है, प्रोडक्ट्स का मास भी हमको दिया गया है, ठीक है। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। इधर देखो, यहाँ पे हमने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड बना दिया, पानी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक है। हमको क्या दिया गया है भाई, हमको रिएक्टेंट्स का मास दिया गया है और हमको प्रोडक्ट्स का भी मास दिया गया है। देखते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स का मासेस बराबर आता है प्रोडक्ट के मासेस से। देखो कैलकुलेट करते हैं, रिएक्टेंट्स का मास कितना दिया गया, 4.2 ग्राम्स दिया गया है। इसके अलावा कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। तो रिएक्टेंट्स का मास कितना आ गया, मास आ गया 14.2 ग्राम्स, ठीक है। ये 14.2 ग्राम्स क्या है, ये 14.2 ग्राम्स हम बोलते हैं कि रिएक्टेंट्स के मासेस का सम है। अब बारी आती है किसकी, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में मास कितना दिया गया है भाई, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है, तो ये लिख दिया हमने 2.2। इसके बाद में जो रेसिड्यू निकला है उसका वजन कितना है भाई, 12.0 ग्राम है। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 14.2 ग्राम्स आ जाएगा। तो यहाँ देखो जरा, रिएक्टेंट्स के मासेस का सम कितना आया था, 14.2 ग्राम। प्रोडक्ट्स के मासेस का सम कितना आया, 14.2 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस कैसे हैं, बराबर हैं।
तो हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो, यही तो हमें जस्टिफाई करना था। एंटोइन लिवोसियर ने जो बोला था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मासेस जो होते हैं, मास जो होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ना ही हम कभी उसको बना सकते हैं। हमेशा क्या होगा, रिएक्शन के पहले जितना आपने मास लिया होगा उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद भी मिलेगा प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो देखो इस क्वेश्चन ने वो चीज प्रूव कर दी। यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जितनी भी क्वांटिटीज में लिया गया था, जो भी मासेस था रिएक्टेंट्स का, उन दोनों ही रिएक्टेंट्स के मासेस को हमने ऐड किया। कितना जवाब आया हमारा 14.2 ग्राम्स। फिर इसके बाद में इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना था, इन प्रोडक्ट्स के मासेस को भी हमने ऐड किया, 2.2 और 12.0, कितना आ गया 14.2 ग्राम। यानी कि रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उन प्रोडक्ट्स के मासेस को भी ऐड करने पे हमें कितनी वैल्यू मिली है, सेम वैल्यू मिली है, 14.2 ग्राम्स मिली है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट्स के मासेस का सम बराबर है, किसके बराबर है, प्रोडक्ट्स के मासेस के सम से। तो बस हो गया ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव्ड। तो हेंस प्रूव्ड कि एंटोइन लिवोसियर ने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, what mass of silver nitrate will react with 5.85 gram of sodium chloride to produce 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true। यानी कि अगेन यहाँ पे हमको दो कंपाउंड दिए गए हैं। पहला कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड। दोनों ने कंबाइन किया, रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बोले कि सिल्वर नाइट्रेट का कितना अमाउंट लिया गया है, ये हमें नहीं पता, अननोन है। सोडियम क्लोराइड का कितना क्वांटिटी ली गई है, 5.85 ग्राम। सोडियम क्लोराइड कितना लिया गया है, 5.85 ग्राम। इससे जब केमिकल रिएक्शन हुई दोनों ही कंपाउंड से, तो सिल्वर क्लोराइड कितना बना, सिल्वर क्लोराइड बना 14.35 ग्राम्स और साथ में क्या बना 8.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अब अगर ये बोल रहे हैं सवाल में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है, तो सिल्वर नाइट्रेट कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए कि प्रोडक्ट में हमें रिस्पेक्टिव अमाउंट्स के सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिले। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता क्या है कि रिएक्टेंट्स के मासेस का सम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट्स के मासेस से। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के मासेस का सम निकाल लेते हैं। पहला क्या है मास, पहला है 14.35, दूसरा कितना है 8.5, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना आया 22.85 ग्राम्स। तो प्रोडक्ट के मासेस का सम कितना आया 22.85 ग्राम आया। ये मासेस का सम, प्रोडक्ट के मासेस का सम किसके बराबर होगा, रिएक्टेंट के मासेस के सम से। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमें सिल्वर नाइट्रेट का तो मास दिया ही नहीं गया है, तो क्यों ना हम उसके मास की जगह x लिख दें। दिया किसका गया है, दिया गया है मास सोडियम क्लोराइड का, कितना दिया गया है 5.85 दिया गया है। तो ये क्या हो गया x प्लस 5.85 क्या हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट्स के मासेस का सम। तो एक काम करते हैं, आपके पास इस तरीके की एक इक्वेशन आ गई है, x प्लस 5.85 इज इक्वल्स टू 22.85 ग्राम्स। तो एक काम करते हैं, ये जो 5.85 है ना, इसको हम कहाँ ले जाते हैं, इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। जैसे ही हम इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये खुद तो जाएगा ही जाएगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। LHS में कैसे था, ये पॉजिटिव साइन के साथ था, जैसे ही इज इक्वल्स टू के साथ वहां चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, RHS में चला जाएगा, RHS में जाने के बाद इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22.85 ग्राम्स माइनस 5.85 ग्राम्स। ठीक है, 22.85 माइनस कितना हो जाएगा 5.85। अब क्या करोगे, अब तो बस सब्सट्रैक्शन करना है, कितना आ जाएगा 22.85 माइनस 5.85।
तो भाई ये वाला डेसिमल के बाद तो क्या आएगा, 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। आया कितना नीचे, 1। तो हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई है, 17 ग्राम्स आई है। इसका मतलब क्या होगा कि सिल्वर नाइट्रेट का अगर आपने कितनी क्वांटिटी ली है, 17 ग्राम की क्वांटिटी ली है, उसको आपने 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया है, तो प्रोडक्ट में आपको रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज के सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट मिलने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चंस भी आपको समझ में आया होगा। ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं, ये दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड थे। पहले वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि किस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, क्या सच में रिएक्टेंट्स के मासेस का सम और प्रोडक्ट्स के मासेस का सम बराबर होता है, तो वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू है तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी क्वांटिटी का हम सिल्वर नाइट्रेट ले कि इस तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिले और रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मिले। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट्स के मासेस का सम किया, कितना आया भाई, 22.85 ग्राम आया। फिर हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू के आरएचएस में हमने क्या रख दिया, प्रोडक्ट का मास रख दिया। एलएचएस में क्या लेंगे, रिएक्टेंट्स का मास लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का मास हमें नहीं पता था तो उसकी जगह हमने x रख दिया, प्लस हमें किसका मास पता था, सोडियम क्लोराइड का। कितना रखा हमने, 5.85 रखा। अब हम क्या करेंगे, 5.85 को ले जाएंगे आरएचएस में, साइन बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन से क्या मिल जाएगा, 17.00 ग्राम मिल जाएगा। यानी कि x की वैल्यू सिल्वर नाइट्रेट के कितनी क्वांटिटी लेनी है, हमें लेनी है 17 ग्राम। तो आई होप ये वाला सवाल भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कहां, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं हो जाती हूं स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, copper oxide was prepared by 2 different methods. In one case 1.75 gram of metal gave 2.19 grams of oxide. In the second case 1.14 gram of metal gave 1.43 gram of the oxide. Show that the given data illustrates the law of constant proportion. यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, बेसिकली दो केसेस दिए गए हैं। पहले केस में हम बोलते हैं कि हमारे पास कितना मेटल है, हमारे पास 1.75 ग्राम कॉपर मेटल है और इस मेटल ने हमें कितना मेटल ऑक्साइड दिया है भाई, हमको दिया है 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फिर इसके बाद में हमें सेकंड केस क्या, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में हमको बोला है कि अब हमने 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर लिया है और इसने कितना ऑक्साइड दिया है, इस मेटल ने 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। दोनों ही केसेस में बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है या नहीं है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता क्या है भाई, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बोलता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, सपोज हमारे पास क्या है, वाटर कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमें चाहिए कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स चाहिए हैं। कौन कौन सा, हाइड्रोजन चाहिए है और ऑक्सीजन एलिमेंट चाहिए है। तो ये दोनों ही एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर वाटर के कंपाउंड को बनाने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, तो एक फिक्स्ड मास के रेशियो में ही कंबाइन करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट वाटर को बनाने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, इनके मासेस कंबाइन करेंगे। किस रेशियो में कंबाइन करेंगे भाई, तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, दैट इज 1:8 या 1/8। ये वाला रेशियो हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है कि नहीं। तो हमें यही वाली चीज कहाँ प्रूव करनी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करनी है। यहाँ पे आपको जो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है वो 2 अलग अलग केसेस से देखने को मिल रहा है। पहला केस क्या है, पहले केस में हम बोल रहे हैं कि
1.75 ग्राम आपको कॉपर कितना दे रहा है, 2.19 ग्राम दे रहा है, और दूसरे केस में आपने मेटल की क्वांटिटी कम कर दी, कितनी ले ली, 1.14 ग्राम ले ली, जिसकी वजह से आपको ऑक्साइड थोड़ा सा और कम मिला, कॉपर ऑक्साइड आपको थोड़ा और कम मिला। लेकिन ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपको प्रूव करना है कि दोनों ही केसेस में कहीं से भी कैसे भी जो कॉपर ऑक्साइड आपको मिल रहा है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कंबाइन हुए हैं। क्या बोला मैंने कि आपको दोनों अलग अलग केसेस में अलग अलग क्वांटिटी के कॉपर ऑक्साइड मिल रहे हैं, लेकिन आपको प्रूव क्या करना है कि दोनों ही क्वांटिटीज में कॉपर ऑक्साइड की कॉपर और जो ऑक्सीजन एलिमेंट है वो कंबाइन हो रहे हैं, उनके मासेस कंबाइन हो रहे हैं, और इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है, बेसिकली एक डेफिनेट रेशियो के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट केस है उस पर हम फोकस करेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर ऑक्साइड आया ना हमारे पास, इस कॉपर ऑक्साइड में निकालेंगे कि कितना कॉपर आया है और कितना ऑक्सीजन आया है। कैसे निकालेंगे भाई, तो देखो कॉपर ऑक्साइड टोटल, ठीक है, टोटल हम बोल रहे हैं कि कैसे निकालेंगे कॉपर, तो यहां पे हम क्या करेंगे, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। बेसिकली यहां पे हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कॉपर का, तो न्यूमरेटर में क्या लेंगे, न्यूमरेटर में हम बोलने वाले हैं कि मास कितना है कॉपर का डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। तो इससे क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कॉपर आ जाएगी, कितना परसेंट है कॉपर हमारे ऑक्साइड में। तो मास कितना है कॉपर का भाई, यहां पे देख लो 1.75 ग्राम डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, कॉपर ऑक्साइड के मास से कर देंगे, 2.19 इनटू 100, तो आपका आंसर कितना आएगा, 79.9%, या ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है भाई, 80% के बराबर है। तो कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना आया है, 17.9%, यानी कि ऑलमोस्ट 80%। उसी तरीके से हम ऑक्सीजन का भी क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे कि कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है कॉपर ऑक्साइड में। कैसे निकालेंगे, 100% में से 79.9% माइनस कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 20.1%। तो कॉपर ऑक्साइड में पहले वाला केस जहां पे आपको 1.7 ग्राम कॉपर मेटल कितनी ऑक्साइड दे रहा था, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड दे रहा था, इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का परसेंटेज कितना है, 79.9%, और ऑक्सीजन का कितना है, 20.1%। अब एक काम करते हैं, अगर हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्रूव करना है ना, तो हमें यही दोनों कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज कहां मिलना चाहिए, इस सेकेंड वाले केस में भी मिलना चाहिए। तो चलो निकाल के देखते हैं। सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया, अगेन हम क्या लेंगे, मास ऑफ कॉपर लेंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू 100। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 1.14, सेकेंड वाला केस देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1.43 इनटू 100। कैलकुलेट करना तो आंसर आएगा कितना, 79.7%, ऑलमोस्ट कितना आया है भाई, यहाँ पे 80% आया है। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है कॉपर ऑक्साइड में, तो कितना आएगा, 100 माइनस इसी 79.7 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 20.3%, अप्रोक्सीमेटली 20%। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अलग अलग कॉपर मेटल की क्वांटिटी से अलग अलग क्वांटिटी का कॉपर ऑक्साइड निकल रहा था, लेकिन उस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन एलिमेंट का जो मास का रेशियो था वो कांस्टेंट था। पहले वाले केस में भी 80% के करीब कॉपर निकल रही थी और ऑक्सीजन कितने निकल रहा था, 20% के अराउंड निकल रहा था। सेकेंड केस में भी कॉपर ऑक्साइड में कॉपर कितना निकला, 80% निकला, और ऑक्सीजन कितना निकला, ऑलमोस्ट 20% निकला। यानी कि अलग अलग क्वांटिटी की कॉपर ऑक्साइड बन रही है, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में भी कॉपर और ऑक्साइड एलिमेंट का जो मास होगा उसका रेशियो फिक्स होने वाला है। फाइन, आई होप ये वाला सवाल भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि
कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन का मास है, ये हमें कैलकुलेट करना है, आसान है। अगर मैं बात करूं एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें चाहिए है एक कार्बन एटम और हमें चाहिए है 2 ऑक्सीजन एटम। एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 और 2 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, एक का होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। अगर मैं इन दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के मासेस का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा भाई, 12 डिवाइडेड बाय 32। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, कितना आ जाएगा भाई 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाना है तो 3 पार्ट्स चाहिए हैं हमें कार्बन के और 8 पार्ट्स चाहिए हैं हमें किसके, ऑक्सीजन के। तो दोनों मिला करके कितना बनाते हैं भाई, 11 ग्राम्स बनाते हैं। 3 ग्राम आपने क्या लिया, कार्बन ले लिया, 8 ग्राम्स आपने क्या ले लिया, आपने ऑक्सीजन ले लिया, तो कितना बना भाई 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो आप बोल सकते हो कि 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 3 ग्राम है ना। 3 ग्राम कार्बन लिया है, 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया है, मिला के कितना बन गया, 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। तो 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, 3 ग्राम है, तो 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा, x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, x को ले जाएंगे यहाँ और 2 ग्राम्स को ले जाएंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 11x, और ये 2 वहां चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो x इज इक्वल टू 3 2 6 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा भाई, आपका आंसर आ जाएगा 0.545 ग्राम्स। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर होगा। पूछा क्या गया था, 2 ग्राम हमको कार्बन डाइऑक्साइड दी गई है और उसमें पूछा गया है कि कितना ग्राम कार्बन होगा। तो हमें पता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक कार्बन एटम चाहिए है, 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए है। दोनों ही एटम्स के मासेस का हम रेशियो निकालते हैं, कितना आता है 3:8। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के लिए 3 पार्ट चाहिए है कार्बन और 8 पार्ट्स चाहिए हैं ऑक्सीजन के। दोनों मिलके क्या बना देते हैं 11 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के में कार्बन कितना है 3 ग्राम है, तो 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा, x होगा। बस क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x को ले जाओ आप 11 के पास, 2 को ले जाओ 3 के पास, x कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 11, कितना आ जाएगा आंसर आपका सॉल्व करने पर 0.45 ग्राम आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन के लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन्स 40% कैल्शियम, 12% carbon and 48% oxygen by mass. Knowing that the law of constant composition holds good, calculate the mass of the constituent elements present in 2 grams of calcium carbonate. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में हम कह रहे हैं कि 40% क्या है, कैल्शियम है, 40% क्या है, कैल्शियम है, रेशियो 12% क्या है, कार्बन है, फिर से रेशियो, और 48% क्या है, ऑक्सीजन है। अब हमें 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया गया है। इस 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमें बताना है कि कैल्शियम कितना है, कार्बन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे पहले तो आपके सामने जो रेशियो आया है इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। ये कितना हो जाएगा, 2 20 = 40, 2 6 = 12, ये कितना हो जाएगा 24, और हो सकता है 2 10 = 20, 2 3 = 6, और ये हो जाएगा 12। तो आपके पास रेशियो कितना आया, आपके पास रेशियो आया है 10:3, रेशियो कितना 12। ठीक है, अब क्या करो, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10 + 3 + 12, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 25। यानी कि आप बोल सकते हो
कि 10% प्लस 3% प्लस 12% ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं? 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना सकते हैं। तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में सबसे पहले हम कैल्शियम कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम कितना है भाई? 10 ग्राम है, ठीक है। 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है? 10 ग्राम है। तो 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में, कहां लिखा है भाई? 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना हो सकता है? फिर से हम क्या करेंगे? मेथड फॉलो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये हो जाएगा 25 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 25 एक्स इज इक्वल्स टू 20। x को हम यहाँ ले आएंगे, x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 25, 5 5 25, 5 4 20। ये कितना आया? x 4 अपॉन 5 आया। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 8 40, यानी कि 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना आया आपका? 0.8 ग्राम्स आया। कैसे निकाला हमने? हमको इतना पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। 40% कैल्शियम, 12% अपना कार्बन होता है और 48% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। सबसे पहले तो जो इतने बड़े बड़े रेशियो के नंबर है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करके रेशियो क्या मिला? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का 10:3:12, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि 10 ग्राम कैल्शियम, 3 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम ऑक्सीजन मिला दो। अगर ध्यान से सुनना, 10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन और 12 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन को अगर आपने मिला दिया है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा? बनेगा 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना है भाई? 10 है। 25 ग्राम में 10 ग्राम क्या है? कैल्शियम है। तो 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितना होगा? अगेन आप लिख दोगे x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 वहां चला जाएगा 10 के पास, तो 10 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 25x इज इक्वल टू 20। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 20 अपॉन 25। ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? 0.8 ग्राम्स, ठीक है। इसी पैटर्न से हम क्या करेंगे? कार्बन का भी अमाउंट निकालेंगे कि 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना प्रेजेंट होता है। तो भाई 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना प्रेजेंट है? 3 ग्राम प्रेजेंट है। इधर देखो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हम बोलते हैं कार्बन कितना है? 3 ग्राम है। तो 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना होगा? x होगा। फिर से क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 3 2 6। तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 25, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 25 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा भाई? डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल के बाद जब आप फर्दर सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आने वाला है ये, यानी कि 0.24। 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 0.24 क्या होता है? कार्बन होता है। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन का भी निकाल लेंगे। 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 12 ग्राम प्रेजेंट है। इधर देख लो, 25 ग्राम में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है भाई? 12 ग्राम प्रेजेंट है। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू 12 इंटू 2। ये कितना हो जाएगा? 24। 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। तो x कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 25। तो आपका आंसर कितना आएगा? x इज इक्वल टू 0.96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 0.96 ग्राम क्या प्रेजेंट है भाई? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और 0.24 ग्राम क्या प्रेजेंट है? कार्बन। 0.8 ग्राम्स क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको हुआ होगा क्लियर। तो यहाँ पे आज के सेशन में हमने टोटल 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं। पहले दो जो न्यूमेरिकल्स थे वो बेस्ड थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, और जो दूसरे रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स थे वो बेस्ड थे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में। इस सवाल में आई होप ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा।
यहाँ पे हमको कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया था कि कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम होता है, 12% कार्बन और ऑक्सीजन होता है कितना 48%। तो सबसे पहले इन परसेंटेज को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमने बोला कि कैल्शियम कार्बोनेट में आप बोल सकते हैं ऐसा कि अगर हमने 10 ग्राम कैल्शियम लिया है, 3 ग्राम क्या लिया है कार्बन और 12 ग्राम हमने ऑक्सीजन लिया है, तो ये सभी मिलाकर के 25 ग्राम क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 10 ग्राम होता है कैल्शियम, 3 ग्राम होता है कार्बन और 12 ग्राम होता है कितना ऑक्सीजन। तो 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन आप कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालोगे। अब अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका ले सकते हो। मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक को हमारे चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।